नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये पॉलिटी की क्लास चल रही है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। पिछली क्लास में हमने सरकार के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और समझा कि संप्रभुता क्या होती है और संप्रभुता के लक्षण क्या हैं और संप्रभुता को किस प्रकार से चुनौतियाँ मिल रही हैं। भारत सरकार की जो संप्रभुता है उसको किस प्रकार से चुनौती मिल सकती है या मिल रही है। अर्थात हमारा इसको जानने का उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से हम संप्रभुता को अच्छे से समझ सकते हैं, और उसको समझने के पीछे का कारण ये था कि जब तक हमें उसकी कमियां और उसमें जो कमियां हैं वो उजागर नहीं होंगी, जो सरकार के सामने चुनौतियां हैं वो उजागर नहीं होंगी, या उन्हें जब तक हम नहीं समझ सकते तब तक हम संप्रभुता को सही रूप से जान ही नहीं सकते कि संप्रभुता या सोवरेनिटी होती क्या है। इसलिए आगे चलते हैं, अगली क्लास में देखते हैं कि संप्रभुता के बाद जो सरकार का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार रखा गया है। देखिए, हमने जाना पिछली क्लास में जो सरकार है आपकी, सरकार जो सरकार है जो सरकार है आपकी गवर्नमेंट, वो भारत की सरकार कैसी होगी। हमने देखा कि वो संप्रभु होगी। वो कैसी होगी? लोकतांत्रिक होगी। संप्रभु होगी, लोकतांत्रिक होगी, गणतांत्रिक होगी, गणतंत्र होगी, और तीसरी क्या होगी? पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष होगी और समाजवादी होगी और समाजवादी होगी। देखिए, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी होने का मतलब क्या है कि सरकार का काम करने का ढंग समाजवादी होगा या सरकार का स्वरूप पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, इसे समझेंगे आगे क्या होता है ये। पहले हमने देखा, कल हमने इसको समझा कि संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता को हम इसे हटा देते हैं, तो आज हम किसको क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र किसे कहते हैं। ये हमने पिछली 2-3 क्लासों में पढ़ लिया है कि लोकतंत्र किसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी कि लोकतंत्र होना, किसी राज्य का लोकतांत्रिक होना, किसी राज्य का लोकतांत्रिक होना, किसी राज्य का लोकतांत्रिक होना। ये राज्य भी हो सकता है, यहाँ सरकार भी लिख सकते हैं। किसी राज्य का या सरकार का लोकतांत्रिक होने का क्या मतलब है कि सरकार का काम करने का ढंग लोकतांत्रिक होगा। सरकार लोगों के साथ में जो बिहेव करेगी वो कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा। सरकार लोगों की आलोचना सुनेगी, लोग सरकार पे एक वॉचडॉग के रूप में काम करेंगे और हमेशा इस बात को तय करते रहेंगे कि सरकार कहाँ गलत है और कहाँ सही है, और जो लोगों की स्वतंत्रताएं हैं वो सरकार बना के रखेगी, सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी सरकारों को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सरकारों को कौन चुनता है? जनता चुनती है। और हमने यही बताया था कि जनता का जनता के द्वारा जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन और जनता के लिए शासन। कैसा शासन? जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन, अर्थात टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। इसका मतलब ये है कि जब जनता ही जनता को चुनेगी और जनता के लिए ही चुनेगी, अर्थात देश में जो सरकार होगी उसमें सरकार में कौन लोग बैठेंगे? जो जनता के बीच में से उठ के आएंगे, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे देखिए, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ये राज्य है, ये राज्य है या सरकार है। सरकार, इस राज्य सरकार के नीचे कौन बैठेगा? इसमें राज्य नहीं, इसे ऐसे समझिए। देखिए, जैसे इस राज्य है, इसमें क्या है? इसमें सरकार है। राज्य में या राष्ट्र में क्या होगी? सरकारें होंगी। और ये सरकार कैसी सरकारें होंगी? प्रतिनिधि सरकारें। ये कैसी सरकारें हैं? प्रतिनिधि सरकारें। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव।
रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कैसी सरकार? रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो जो रिप्रेजेंट करे, जो किसका प्रतिनिधित्व करे। तो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं ये? लोगों को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? लोगों को। किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? लोगों का। और कौन लोगों का? भारत के लोगों का। अर्थात जो भारत की सीमा में जो नागरिक रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको ये प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात ये किसी राजा की या किसी आनुवंशिक जो राजघराने होते हैं उनकी बपोती नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन्हें कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं। तो सरकारें सरकार नहीं है, बल्कि क्या है? प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रही हैं। किसके लिए? जनता के लिए। क्यों? क्योंकि जनता से ही उठकर वे लोग आए हैं और उन्होंने ही प्रतिनिधि सरकारों का गठन किया है। ठीक है, तो इसलिए भारत सरकार के अंतर्गत या भारत राज्य में जो सरकारें हैं जितनी भी, वे कैसी हैं? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। क्यों रिप्रेजेंटेटिव? क्यों? उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था क्या है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है। तो ये लोकतांत्रिक अर्थात सरकारें ही तय करती हैं कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा। अगर सरकारें लोकतांत्रिक होंगी तो राज्य भी लोकतांत्रिक होगा। सरकारों के काम करने के ढंग लोकतांत्रिक हो गए तो राज्य भी लोकतांत्रिक स्वरूप में अपना काम करेगा। तो यही है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब आगे बढ़िए कि सरकार का नेक्स्ट स्वरूप क्या होगा। सरकार कैसी होगी? गणतंत्र होगी। गणतंत्र। या राज्य कैसा होगा? भारत राज्य कैसा होगा? गणतांत्रिक। कैसा होगा? गणतांत्रिक। तो गणतांत्रिक होना या गणतंत्र होना एक ही बात है। देखिए, लोकतंत्र में और गणतंत्र में क्या अंतर है। भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत के गणतंत्र दिवस या भारत का गणतंत्र दिवस कौन सा है? कौन सा है भारत का गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी 1950। कारण? क्योंकि इस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया और उसमें हमने ये कहा कि भारत का स्वरूप या भारत सरकारों के स्वरूप या भारत राज्य सिस्टम कैसा होगा? गणतांत्रिक होगा। तो ये लोकतंत्र से थोड़ा सा अलग होता है। इसको ऐसे समझिए, लोकतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र में और गणतंत्र में क्या अंतर है? देखो, समझो इस बात को। मेनली लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, उसी में से एक गणतंत्र भी एक प्रकार का लोकतंत्र ही है। देखिए, जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था कैसी शासन व्यवस्था? लोकतांत्रिक। कैसी शासन व्यवस्था? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक होती है राजशाही, एक होती है राजशाही, और एक होती है लोकशाही। एक होती है लोकशाही। अर्थात राजशाही के अंतर्गत लोकतंत्र और लोकशाही के अंतर्गत लोकतंत्र दोनों अलग अलग हैं। कैसे? राजशाही का मतलब क्या है कि इसमें जो देश का प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा या राज्य का प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख या राज्य का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख या राज्य का प्रमुख, ये कैसे होगा? किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा ये शासन चलाया जाएगा। वो किसी विशेष परिवार से हो सकता है, वो किसी विशेष वर्ग से हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में है, इसके नीचे फिर संसद होती है। इसके नीचे क्या होती है? संसद होती है। अर्थात जो संसद है उसमें रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। उसमें कौन बैठते हैं? रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि। इसमें रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। लेकिन ये वाला है, इसमें राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, इसमें राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो जनता का प्रतिनिधि नहीं होगा। वो जनता का प्रतिनिधि, वो जनता का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? वो किसी विशेष वर्ग से या किसी विशेष आनुवंशिक परिवारों से चलता हुआ आता है। तो उसे राजा कहेंगे आप यहाँ, राजा। ठीक है, तो जैसे ब्रिटेन में है, जो ब्रिटेन का राजा है, ब्रिटेन का जो क्राउन है,
वो हमेशा किसी एक परिवार से ही चुना जाता है, जो उनका ब्रिटिश परिवार है, जो उनका ब्रिटिश राजशाही परिवार है। लेकिन उनकी जो संसद है उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। उस राजा की सारी शक्तियां कहाँ ट्रांसफर हैं? संसद के पास में, ठीक है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है ब्रिटेन का, सारी शक्तियां उसके हाथ में होते हैं। ये एक प्रतीकात्मक सत्ता के रूप में स्थापित किया हुआ है कि जैसे पुरानी व्यवस्था को उन्होंने बना के रखा है, क्यों नहीं हटाया उन्होंने, ये सोचने से परे की बात है। ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया किसके अंतर्गत? राजशाही सिस्टम के अंतर्गत। उन्होंने अपने राजशाही सिस्टम को केवल यहाँ रखा, नीचे सिस्टम खत्म कर दिया। अर्थात केवल जो राष्ट्र का प्रमुख है, जो राज्य का प्रमुख होगा, वो आनुवंशिक होगा या किसी राज परिवार से होगा, और वो एक क्रम में, यानी कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनता आएगा। उनके परिवार के आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो राजशाही में राज प्रमुख बनेंगे। लेकिन इनकी संसद जो है रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो इसका पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जो राजा है, जो प्रेसिडेंट है राष्ट्र का, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो किसी परिवार से या किसी राजशाही परिवार का सदस्य होता है, ठीक है। तो लोकशाही में क्या होता है? लोकशाही में राष्ट्रपति होता है, या तो राष्ट्रपति कह लीजिए, या राष्ट्र प्रमुख कह लीजिए, या राष्ट्र प्रमुख कह लीजिए, ठीक है, या क्या कह सकते हैं आप इसे, राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रपति। तो ये क्या होगा? ये रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये कैसा क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि होता है? जनता का प्रतिनिधि होता है। ये किसका प्रतिनिधि होता है? जनता का प्रतिनिधि होता है। कैसे? जैसे भारत में जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसे जनता वोट डालती है, ठीक है, भले ही इनडायरेक्ट वे में वोट डाले, लेकिन वो प्रतिनिधि जनता का ही होता है। जैसे अमेरिका है, जैसे अमेरिका है, वहाँ डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति को चुनती है। बिल्कुल जो आपका लोकशाही राजतंत्र है वो कहाँ दिखाई देखने को मिलता है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से अमेरिका में। और भारत भी इसका एक उदाहरण है, भारत भी इसका एक उदाहरण है। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में, सॉरी, इसमें और इसमें थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि लोकतंत्र की एक छोटी सी कमी होती है, उसे समझते हैं। देखिए क्या है, ये आपको समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जो आपका लोकतंत्र है, जो आपका लोकतंत्र है और जो गणतंत्र है, ये हो गया। देखो, इसमें प्रतिनिधि बैठते हैं, प्रतिनिधि, इसमें प्रतिनिधि बैठते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? वोट से आते हैं, वोट से। और वोट कैसा है? यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम। ये कैसा है? यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है देश में या राज्य में जितने भी लोग हैं सभी को मताधिकार का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे हम भारत में ही समझते हैं, जैसे हम भारत में ही समझ ले, भारत एक बहुत ही डाइवर्स है, भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यानी कि इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। इसमें अलग की दुनिया भर के धर्म हैं, जाति हैं, नस्ल है, भाषा है, क्षेत्र है, और दुनिया, यानी कि कह सकते हैं कि इतना डाइवर्स है कि हर 100 किलोमीटर पे, हर 10 किलोमीटर पे, हर 20 किलोमीटर पे, हर 1000 किलोमीटर पे यहाँ बहुत चीज़ें बदल जाती हैं देखने के लिए। ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बदल जाती है, तो उसी की वजह से लोगों की, यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो भी बहुत तेज़ी से बदलती है। तो भारत डाइवर्सिफाई है किसमें? जाति में, धर्म में, नस्ल में, भाषा में, ठीक है। मेन तो यही है, जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, और क्या हो सकता है? और कल्चर हो सकती है, यानी कि संस्कृति, संस्कृति हो सकती है। तो इस प्रकार से भारत बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होने की वजह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूर्ण रूप से स्थापित करने में थोड़ी समस्या आती है। कैसे? जैसे मान लिया ये धार्मिक आधार पर ले लेते हैं, धार्मिक आधार पर या किसी क्षेत्र विशेष में, या किसी क्षेत्र विशेष में जाति के आधार पर जब कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो हमेशा बहुसंख्यक ही किसमें रहते हैं? प्रभाव में बने रहते हैं। जैसे मान लिया, जैसे ए धर्म है और दूसरा
बी धर्म के लोग हैं और तीसरा सी धर्म के लोग हैं। तो इस प्रकार से 3 धर्म के लोग किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी एक प्रतिनिधित्व क्षेत्र में रहते हैं। अब देखिए मान लिया ये है 60%, ये है 20% और ये है 10%, ठीक है, और एक डी धर्म और है और ये है 10%। तो इस प्रकार से एक छोटी सी कमी देखी जाती है लोकतंत्र में कि इसमें क्या होगा कि इसमें जब लोग वोट डालने जाएंगे तो इसमें ध्रुवीकरण होने का डर रहता है। कैसा डर रहता है? ध्रुवीकरण। तो कैसा डर रहता है इसमें? ध्रुवीकरण होने का, यानी कि लोगों का संगठित होने का। अगर लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर संगठित हो जाएं तो किसी एक विशेष वर्ग के द्वारा सत्ता में प्रभावशीलता बनाई जा सकती है। तो फिर इसको हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, अर्थात ये लोकतंत्र का एक प्रक्रिया के अंतर्गत सही नहीं माना जाता, क्योंकि हमेशा एक किसी विशेष वर्ग का ही प्रतिनिधित्व बने रहने का मतलब है कि आपने इन तीनों को क्या कर दिया? आपने इन तीनों को नेग्लेक्ट किया है, अर्थात इन्हें, इनकी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो जाता है। तो इसलिए भारत में ऐसे सिस्टम देखने को बहुत अधिक मिलता है। इसलिए भारत में गणतंत्र को अपनाया है। इसलिए भारत में किसको अपनाया है? गणतंत्र को अपनाया है। फिर भी कैलकुलेशन होती है, सोशल इंजीनियरिंग होती है चुनाव के टाइम पे, लेकिन फिर भी कहीं हद तक हम राष्ट्रपति के स्तर पर या राष्ट्र के प्रमुख के स्तर पर हम इन चीज़ों को लागू नहीं होने देते। इसलिए भारत में कैसा सिस्टम अपनाया है? गणतांत्रिक। कहाँ? देखिए भारत में गणतंत्र कैसे है। अभी गणतंत्र 2 अर्थों में होता है। एक अर्थ क्या होता है? देखिए कि राष्ट्र का प्रमुख, नंबर 1, राष्ट्र का प्रमुख कैसा होगा? चुनाव से आएगा। राष्ट्र का प्रमुख चुनाव से आएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि या वह जनता का प्रतिनिधि होगा, वह जनता का प्रतिनिधि होगा। वह जनता का प्रतिनिधि होगा, ठीक है। जनता का प्रतिनिधि होने का मतलब जनता के बीच में से ही आएगा, जनता उसे डायरेक्ट वोट डालेगी। दूसरा, बहुसंख्यकों की स्थिति में, दूसरा बहुसंख्यकों की स्थिति में, दूसरा बहुसंख्यकों की स्थिति में अल्पसंख्यकों को, दूसरा बहुसंख्यकों की स्थिति में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यकों की स्थिति में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। ये वही बात है जो मैंने अभी ABCD 4 धर्मों के बारे में बताया था कि जिससे ध्रुवीकरण ना हो पाए, कम से कम राष्ट्रपति के पद पर, यानी कि जो राष्ट्र प्रमुख है उसके लिए। कैसा? राष्ट्र प्रमुख के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति की जो लिस्ट है उसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी आदि, यहाँ तक कि अभी देखिए आप, अभी जो हमारे राष्ट्र प्रमुख हैं, जो द्रौपदी मुर्मू है, वो एक महिला होने के नाते और महिला होने के साथ साथ वो क्या है? एक आदिवासी क्षेत्र से और आदिवासी परिवार से आती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पूर्णतः गणतंत्र को फॉलो करते हैं। हम किसी एक विशेष वर्ग या किसी विशेष क्षेत्र, विशेष परिवार या विशेष वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अर्थात हमारा राष्ट्रपति पूरे देश से कहीं से भी चुना जा सकता है, वो लोगों के बीच से ही उठ के आता है। वो किसी राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्र परिवार से नहीं होता जैसे ब्रिटेन में होता है। तो इसलिए हमने इन 2 चीज़ों को मेन प्रेफरेंस दिया है कि राष्ट्र का प्रमुख चुनाव से आएगा, अर्थात वह जनता का प्रतिनिधि होगा। और दूसरा क्या होगा? बहुसंख्यकों की स्थिति में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का या अल्पसंख्यकों के जो उनके हित हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा। इसे ही कहते हैं असली गणतंत्र, ठीक है। तो भारत कैसा है? गणतांत्रिक देश है। अब देखिए, राज्य की बात कर रहे थे हम, या उसमें सरकार की बात कर रहे थे। तो सरकार 2 कैसी हो गई? सरकार कैसी हो गई? संप्रभु हो गई, संप्रभु हो गई, लोकतांत्रिक हो गई, लोकतांत्रिक हो गई, और कैसी हो गई? गणतांत्रिक हो गई, गणतांत्रिक हो गई। तो यहाँ तक 3 चीजें आपकी समझ में आ गई, लोकतंत्र, गणतंत्र और संप्रभुता। अर्थात भारत की सरकार के स्ट्रक्चर कैसे होंगे? भारत की सरकार संप्रभु होगी, लोकतांत्रिक होगी और गणतंत्र होगी, ठीक है। और क्या हो सकता है? और अगली 2 जो है वो है आपका पंथ, समाजवादी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, पंथ
समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अब देखिए इसे, इसको मैं हटा देता हूं। हमने देखा, ये हमने देख लिया है, ये हमने देख लिया है। क्या क्या देख लिया हमने? ये दो चीजें देखनी है हमें कि भारत की सरकार कैसी होगी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दो शब्द प्रस्तावना में नहीं थे, संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें कब जोड़ा गया? 1976 में। अब देखिए क्यों जोड़ा गया था इन लोगों को? इससे पहले सरकार का स्वरूप यानी कि स्ट्रक्चर तीन प्रकार का था, संप्रभु होगी, लोकतांत्रिक होगी और गणतांत्रिक होगी। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? उस समय भारत, जब ये इन चीज़ों को अपनाया गया था, उस समय भारत का जो झुकाव था वो दुनिया के जो ध्रुव थे उनमें थोड़ा कम्युनिस्ट की यानी कम्युनिज्म की तरफ था, थोड़ा सा समाजवादी देशों की तरफ। तो दुनिया में जो प्रतिनिधित्व करता था समाजवाद का वो रशिया करता था उस समय। और उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग किया, तो उसमें हमारा साथ रशिया ने दिया था। तो उससे हम प्रभावित हुए बहुत ज़्यादा और हमारा एक अच्छा दोस्त भी बना और उसी के नाते हमने इन चीज़ों को इसमें ऐड किया था। ऐसा नहीं था कि भारत पहले पंथ निरपेक्ष या समाजवादी नहीं था, बस वे चीज़ें हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई नहीं थी, लेकिन हमारा काम करने का ढंग और हमारा स्वरूप पहले से ऐसा ही बना हुआ था। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से उनसे ही प्रभावित थे। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को, इसमें लिखा हुआ नहीं था लेकिन हमने इसमें संविधान में संशोधन करके और 42वें संविधान संशोधन में इन चीज़ों को ऐड कर लिया। अब समझिए कि समाजवादी क्या है। समाजवादी होने का मतलब क्या होता है? समाजवादी, समाजवादी होने का मतलब क्या है? देखिए, समाजवादी होने का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि अवसरों में समान भागीदारी। कैसा? अवसरों में, अवसरों में समान भागीदारी। अवसरों में समान भागीदारी। अवसर का मतलब है संसाधनों में। अवसरों का मतलब क्या है? संसाधनों में। और संसाधनों का मतलब क्या है? संसाधनों का मतलब क्या है? अर्थात जो राष्ट्र के संसाधन हैं वो सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए। भाई जब राष्ट्र के संसाधन जब सब लोगों तक पहुंचेंगे तभी तो उत्पादन होगा। जब हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा, हर व्यक्ति के हाथ में एजुकेशन होगी, हर व्यक्ति के हाथ में रिसर्च संबंधित चीज़ें होंगी, उसके पास क्रिएटिविटी होगी, तो वो क्या करेगा? वो संसाधनों का सही उपयोग कर सकता है और सब संसाधनों का सही उपयोग करेगा और हर व्यक्ति के पास संसाधन पहुंचेंगे तो समाजवादी सिस्टम अपने आप ही लागू हो जाएगा देश में। तो भारत को ये समाजवाद वैसा समाजवाद नहीं है जो कम्युनिस्ट से निकला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समाज में संसाधनों का समतामूलक वितरण, समाज में संसाधनों का, समाज में संसाधनों का समतामूलक, समतामूलक वितरण। अर्थात हमारी सरकार इस प्रकार काम करेगी, हमारा राज्य राष्ट्र इस प्रकार काम करेगा कि लोगों तक संसाधन पहुंच जाए। अर्थात संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगी सरकार। क्या नहीं होने देगी? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज नहीं होने देगी। क्या करेगी? इसको डिसेंट्रलाइज होने के लिए काम करेगी, डिसेंट्रलाइज होने के लिए काम करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उनका बंटवारा करेगी। और बंटवारा कैसा? समतामूलक। देखिए, अगर किसी देश के संसाधन किसी एक व्यक्ति या किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति या किसी एक कह सकते हैं कि किसी निश्चित लोगों के पास में अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो सही नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि संसाधन हमेशा सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों को ही अगर आप किन्हीं लोगों को के हाथ में दे देंगे या विशेष लोगों के हाथ में या विशेष वर्ग के लोगों के हाथ में या कुछ बिजनेसमैनों के हाथ में चले जाएं या कुछ प्रभावशाली लोगों के हाथ में चले जाएं तो राष्ट्र की जो जनता है, जो 140 करोड़ लोग हैं, वो संसाधनों से दूर हो जाएंगे। और वो संसाधनों से दूर हो जाएंगे तो मार्केट में संसाधन नहीं बचेंगे, पैसा नहीं बचेगा, हम उत्पादन नहीं कर सकते।
केवल कैसी क्लास बचेंगी? दो ही क्लास बचेंगी, एक लेबर क्लास बचेगी और एक बिजनेस क्लास बचेगी। लेकिन इतनी बड़ी लेबर क्लास को भी फिर इतने कम बिजनेस में खपाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत के सभी संसाधन सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए। इसलिए गांधी जी कहते थे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम होना चाहिए। काम होने का मतलब है उत्पादक होना चाहिए। आपका प्रत्येक हाथ उत्पादकता से संबंधित हो, उत्पाद यानी कि वो एक उत्पाद बनाए। यानी कि भारत में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अधिक से अधिक लोगों के हाथों से हो, ना कि कुछ ही लोगों के हाथों से। तो कुछ ही लोगों के हाथों का मतलब क्या है कि आपके संसाधन डिसेंट्रलाइज हो, सेंट्रलाइज ना हो। देखिए, अगर किसी देश में अमीरों की संख्या बढ़ रही है, इसे ऐसे समझिए कि किसी देश में अमीर या रिच, किसी देश में अमीर या रिच की संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ने का मतलब क्या है? जैसे मान लिया भारत है, मान लिया भारत के 2 व्यक्ति दुनिया के 10 अमीरों की सूची में आ जाते हैं। अब वे कहां से आएंगे अमीरों की सूची में? देखिए, 2 व्यक्ति 140 करोड़ लोगों में से निकल के 2 व्यक्ति भारत दुनिया के 10 लोगों की सूची में आ गए, टॉप 10 की, कि ये दुनिया के 10 अमीरों की सूची में है। कितने लोगों में से निकल के आए? 140 करोड़ लोगों में से। इनके पास जो संसाधन है वे किसके संसाधन है? भारत के संसाधन है। तो भारत के संसाधन जब एक जगह इकट्ठा हुए तभी तो ये लोग इतने रिच हुए। जब ये लोग इतने रिच हुए तो दुनिया की रिचेस्ट लिस्ट में आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्यों? क्योंकि संसाधन कैसे हो रहे हैं? केंद्रीकृत हो रहे हैं, जबकि संसाधनों को कैसा होना है? विकेंद्रीकृत होना है। तो इसलिए अमीरों की संख्या बढ़ना या किसी देश में किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा एकदम से अमीर हो जाना अच्छी बात नहीं मानी जाती। इसका मतलब क्या माना जाता है कि सीमित संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है। इसलिए सरकार कैसी है? सरकार को किसके लिए काम करना है? समाजवादी के लिए काम करना है, समाजवाद के लिए काम करना है। अर्थात सरकार का काम करने का ढंग समाजवादी होगा, सरकार सबके हाथों में काम पहुंचाएगी। इसलिए आप देखते हैं सरकार योजना चलाती है, सरकार प्लानिंग करती है, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, अब नीति कमीशन है। ये सब क्या करते हैं? ये सबका इनका सबका काम ही क्या है? लोगों तक संसाधन पहुंचाना, अर्थात अधिक से अधिक लोग काम करें। ठीक है, तो ये समाजवाद का मतलब होता है, सरकार का समाजवादी होना। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट करके लिख दीजिए, हम फिर से समझा देंगे आपको। अब देखिए दूसरा क्या बचा? सरकार का पंथ निरपेक्ष होना। सरकार का पंथ निरपेक्ष होना या राज्य का पंथ निरपेक्ष होना। पंथ का मतलब क्या है? मत, किसी मत से या विचार से संबंधित। ठीक है, इसे इसे धर्म से जोड़ लेते हैं लोग, इसे पंथ को धर्म से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये धर्म से इसका कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब एक विचारधारा से है, किसी निश्चित विचारधारा से। अर्थात भारत राज्य या भारत गणतंत्र किसी निश्चित विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कैसा होगा? वो निरपेक्ष होगा, निरपेक्ष होगा। अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। वो कैसी होगी? धर्म निरपेक्ष होगी, अर्थात उसके सभी धर्म होंगे। देखिए समझिए इस बात को, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी धर्म, कोई धर्म नहीं, सभी धर्म किसके होंगे? सरकार के होंगे। देखिए ये एक पहली ऐसी, ये 2 पहले ऐसे शब्द हैं जो दोनों के उल्टे होते हुए भी दोनों के पूरक हैं। कैसे? कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म सरकार के हैं। अर्थात सरकार किसी विशेष धर्म को फॉलो नहीं करेगी, सरकार सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम करेगी, चाहे फिर वो कोई किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ज़रथुस्ट्र हो, और चाहे यहूदी हो, कोई भी हो जो भारत की सीमा के अंदर भारत के नागरिक हैं, भारत की सरकार सभी के लिए समान रूप से काम करेगी। वो किसी को किसी निश्चित या किसी विशेष धर्म के लिए काम नहीं करेगी। अर्थात भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है, भारत सरकार के सभी धर्म हैं। ठीक है, इस बात को समझें। तो इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष होना। जैसे अगर भारत के संविधान में, अगर भारत के संविधान में ये लिखा होता कि भारत एक गणतंत्र हिंदुत्व राष्ट्र है, गणतांत्रिक हिंदुत्व राष्ट्र है, या गणतांत्रिक मुस्लिम राष्ट्र है, गणतांत्रिक बौद्धिक राष्ट्र है, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि हमने पहले ही लिख दिया कि हम कैसे किसी विशेष धर्म से संबंध रखते हैं। अर्थात भारत की सरकार पंथ निरपेक्ष ना होकर कैसी है? धर्म से संबंधित है, अर्थात किसी विशेष धर्म को संरक्षण देती है। ठीक है, जैसे
पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि इस्लामिक गणराज्य। इस्लामिक गणराज्य का मतलब क्या है कि वो इस्लाम धर्म को संरक्षण देते हैं, उनका धर्म यानी कि उनकी सरकार का धर्म इस्लामिक है। हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं है, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे कुछ भी हैं, सभी सरकार के लिए बराबर हैं और सबके लिए सरकार समान रूप से काम करती है। अर्थात किसी को धर्म विशेष के आधार पर कहीं किसी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं रोका जाएगा। इसे ही कहते हैं सरकार में धर्मनिरपेक्ष होना या पंथ निरपेक्ष होना। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने इस चीज को पढ़ लिया है। देखिए, तो हमने सरकार का स्वरूप पढ़ लिया। तो सरकार का स्वरूप कैसा हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ द कैसा गवर्नमेंट, सरकार का स्ट्रक्चर कैसा हो गया? संप्रभु, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष। तो आपकी ये समझ में आ गया। संविधान का स्वरूप भी यही है। क्यों? क्योंकि संविधान को फॉलो करती हैं सरकारें। तो जैसा संविधान होगा ऐसी सरकारें होंगी, ऐसे राष्ट्र होगा, क्योंकि लोकतंत्र है। ठीक है, तो हमारा संविधान भी कैसा है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु है। तो इस प्रकार से हमने इतना पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में, और प्रस्तावना इससे पहले थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो, नमस्कार सभी को, धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए क्लास को कॉन्सेप्चुअल क्लास करने के लिए। धन्यवाद।